With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि Prelims to Interview 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं with features like live classes, one-to-one mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि जोशी है। मैंने 68 बीपीएससी में रैंक 4 हासिल की है और मुझे सब रजिस्ट्रार का पोस्ट मिला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की, मेरा क्या जर्नी था, तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। सो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से की थी NIT जयपुर से। मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था 2019 में एंड उसके बाद मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2.5 साल तक काम किया था। 2022 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी और मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए फुल फेज प्रिपरेशन में लग गई थी एंड 67th में भी मेरा चयन हुआ है एज एन APO एंड 68 में मेरा हुआ है रैंक 4 आया है और मुझे सब रजिस्ट्रार का पोस्ट मिला है। अब हम डायरेक्ट स्ट्रैटेजी पे आते हैं कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। तो बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं बीपीएससी की, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो पहले हम प्रीलिम्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम मेंस देखेंगे और फिर मैं इंटरव्यू में अपने जो टिप्स होंगे वो मैं आपको शेयर करूंगी। प्रीलिम्स में प्रीलिम्स सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट हो जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बीपीएससी का, क्योंकि दिन पर दिन ये बहुत चैलेंजिंग होते जा रहा है। जहाँ पहले बीपीएससी की जो प्रीलिम्स की क्वेश्चन थी वो बहुत रिपीटेड पैटर्न पे थी, बट ये काफ़ी अब चेंज हो रही है। स्पेशली अगर हम 68 से देखें तो ये काफ़ी यूपीएससी की तरफ जा रहा है। प्रीलिम्स में जैसे आप सभी को पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जॉट डाउन कर लिया है, तो मैं बताती हूँ कि हिस्ट्री जैसे हो गया, तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट और मिडिवल के लिए आप जो लूसेंट की बुक आती है उससे हो जाता है। लूसेंट की मैंने येलो कलर की जो बुक आती है मैंने उससे ही अपनी पढ़ी थी। लूसेंट की जो एंशिएंट और मिडिवल की जो सिलेबस थी मैंने उससे ही कवर की थी। फॉर मॉडर्न आप सभी को पता है स्पेक्ट्रम जो बुक है वो बेस्ट होती है मॉडर्न के लिए। देन पॉलिटी के लिए अगेन मैंने लक्ष्मीकांत ही फॉलो किया था, जो सभी करते हैं कन्वेंशनली। देन साइंस के लिए अब साइंस का थोड़ा पैटर्न चेंज होता दिख रहा है, क्योंकि 67 तक तो PYQ जो क्वेश्चन थे उसी को रिपीट करता था बीपीएससी, बट अब है ये चेंज हो रहा है। तो इसके लिए आपको NCERT बुक्स जो हैं उसको रेफर करना पड़ेगा साइंस के लिए स्पेसिफिकली। देन जो कमिंग बैक टू ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए क्या था कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो इससे मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए। बट ऐसे आपको अगर ज्योग्राफी करना है GS के लिए तो मृणाल सर की साइट पे बेसिकली उनके YouTube चैनल पे राजस्थानी सोलंकी मैम की PPTs पड़ी हुई हैं और उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है और आपको PPTs उनके साइट पे भी मिल जाएंगी। तो मैंने बेसिकली वही रेफर किया था। बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने GS के पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी को कवर किया है। उसके बाद आती है बिहार स्पेशल। अब बीपीएससी का एग्जाम है तो बिहार स्पेशल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए आप उसमें भी सेक्शंस आ जाते हैं कि बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी। तो बिहार की हिस्ट्री के लिए आप जो क्राउन बुक आती है, जो बिहार स्पेशल की ही बुक है, वो काफी यूजफुल होगी, क्योंकि बिहार की हिस्ट्री के लिए एंशिएंट और मिडिवल आप उससे कर लेंगे। इवन दी मॉडर्न की कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स, जैसे चंपारण सत्याग्रह से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर जुड़े थे, क्विट इंडिया मूवमेंट से बिहार में क्या चल रहा था, बिहार में कौन सी वुमेन्स जुड़ी थी। तो ये ना सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए हेल्प करेगा बट ऑल्सो आपको मेंस के लिए भी हेल्प करेगा। देन आता है बिहारी स्पेशल में ज्योग्राफी वाला पोर्शन। अगेन ज्योग्राफी के लिए बिहार क्राउन ही बेस्ट रहेगा, आप उससे ही अपने ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है, बिहार में सॉइल्स कौन सी हैं, रिवर कौन सी हैं, उसके अलावा बिहार में कितने वाटरफॉल्स है, कौन सी वाटरफॉल कहाँ है, लेक कहाँ है, तो आप ये आराम से उससे कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार स्पेशल की एक और बुक है, इम्तियाज सर की है बुक, इम्तियाज अहमद सर की MCQ बुक है। बेसिकली वो हिंदी में ही आती है, तो मेरा मीडियम इंग्लिश है फिर भी मैंने वो रेफर की, क्योंकि उसमें कंटेंट काफी स्पेसिफिक बिहार के लिए दिया हुआ है।
तो उसको मैंने ऐसे किया था कि मैंने उसे पढ़ लिया और उसे ट्रांसलेट करके एक छोटा सा नोट्स बना लिया कि मुझे बार बार उस बुक पे रेफर करना ना पड़े, क्योंकि वो हिंदी मीडियम की बुक है और मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो मुझे थोड़ा एफर्ट लगता था उसको पढ़ने में। एक ही बार में मैंने वो सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लिया अपने नोट्स में इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो उससे मुझे काफी मदद मिल गई थी। एंड फिर बिहार स्पेशल में ऐसे अगर इकोनॉमिक्स देखे तो ऐसे इकोनॉमिक्स में आपको बिहार स्पेशल का ये यूनियन बजट बिहार का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट करना है। और अगर इकोनॉमिक्स देखे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट होता है वो आप कर सकते हैं, मुरनाल सर की ही यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं। वरना वैसे अगर देखे तो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा डीपली नहीं पूछता है बीपीएससी। उसके अलावा आप इकोनॉमिक्स के लिए बेसिकली मेजर आपका होगा कि यूनियन का बजट और यूनियन का जो इकोनॉमिक सर्वे है उस पर आप फोकस रखें। एंड लास्टली आता है मैथ्स। 10 क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में मैथ्स के होते हैं बीपीएससी के, जो बेसिकली आप बहुत इजीली जो बिहार की जो पीबीएससी की ही पीवाईक्यूज जो होते हैं उससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट 5-6 साल की आप पीवाईक्यू निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए, तो आपका मैथ नहीं छूटेगा, जो 10 मार्क्स का जो मैथ पूछता है। तो ये हो गया प्रीलिम्स का। और मैंने सोर्सेज भी बता दी कि प्रीलिम्स के लिए क्या करना है। और प्रीलिम्स के लिए मैं टेस्ट सीरीज बता देती हूँ। मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी है प्रीलिम्स के लिए, मैंने कोई भी टेस्ट नहीं लगाई प्रीलिम्स के लिए। मैंने बस बीपीएससी के जो पीवाईक्यूज है उसी को मैं अटेम्प्ट करते रहती थी। और तो ये ओवरऑल था मेरा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। देन हम आते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है वो मेंस का होता है। तो 67th में मेरा जो रैंक था वो 439 था एंड 68 में मेरा 4th रैंक है। तो जो इसका मेजर एक्सपेक्ट ये था कि मेरा इतना रैंक जंप हुआ, बेसिकली ऑप्शनल था मेरा ज्योग्राफी 67 में, बट उसमें एवरेज मार्किंग की वजह से मेरे जो ऑप्शनल में मार्क्स नहीं उठे थे और मेरा जो रैंक था वो ड्रैग डाउन हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अब तो ऑप्शनल हट गया है, तो ऑप्शनल क्वालिफाइंग हो गया है, बट ऑप्शनल पे आपको काम तो करना ही है, क्योंकि क्वालिफाइंग है तभी आप वो क्वालिफाई करिएगा, तभी जाके आपका जीएस का पेपर, एसे का पेपर चेक होगा। उसके अलावा इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल रखता है ऑप्शनल, क्योंकि आपसे इंटरव्यू सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो आपने जैसे ही आप उन्हें ऑप्शनल बताएंगे तो वो ऑप्शनल से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऑप्शनल को इग्नोर नहीं करना है। उसके अलावा जो मेंस में 68 मेंस में जुड़ा है वो एसे का जुड़ा है। तो हम एक एक करके बात करते हैं GS1, GS2 एंड एसे की। GS1 में 3 सेक्शंस हैं, तो जैसे हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड डीआई। तो हिस्ट्री में आप देखोगे, अगर आप एनालिसिस करोगे, क्वेश्चन जो पूछते हैं बहुत रिपीटेटिव फॉर्म में रहते हैं बीपीएससी के क्वेश्चंस। जो 3 आर्ट फॉर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा जो आइडियोलॉजी है वो भी बहुत पूछते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, सहजानंद सरस्वती का जो किशन मूवमेंट था वो भी पूछते हैं बहुत। उसके अलावा आपका जेपी नारायण का भी रोल था वो भी पूछते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए आप बिल्कुल रिलाई कीजिए पीवाईक्यू पे। पीवाईक्यू के जो भी आपको टॉपिक्स वहां से मिलते हैं उस पे आप नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए और उसका आंसर राइटिंग कीजिए। हिस्ट्री उससे कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड जाते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे जो बीपीएससी का जो ओरिएंटेशन होता है वो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है उसका। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक यूनाइटेड नेशन, WTO, UNSC एंड जो भी इंपॉर्टेंट अभी जैसे G20 हो गया, I2U2 हो गया, IPEF हो गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी इंटरगवर्नमेंटल फोरम बन रहे हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो IR बेसिकली करंट अफेयर्स में बीपीएससी बहुत टारगेट करता है। तो आपको इसका सबका नोट्स प्रिपेयर रखना है, ताकि आप जब इसका रिवीजन करो और बस इसकी आंसर राइटिंग करो, और जो भी आपको करंट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उसको आप जॉट डाउन करते जाओ। तो जैसे बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने WTO पे लिखा, आपने WTO पे नोट्स बनाया, तो नोट्स में आपने लिखा कि WTO कब फाउंड हुआ, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया के साथ इसका कंटेंशन क्या चल रहा है, इसमें आगे क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो ये आपने मान लो अपने 2 पेजेस में इसके नोट्स बनाए, और आप क्या करो, आगे के 1-2 पेजेस आप एक्स्ट्रा छोड़ दो, ताकि अगर आपको करंट अफेयर्स में कुछ WTO और इंडिया से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट्स मिले तो उस आगे के 1-2 पेजेस में आप उसे लिख सको। तो इस तरह आपके नोट्स अपडेटेड रहेंगे, और जो आपका फाउंडेशन है कि ये कब बना
और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये तो सेम ही रहेगा, चाहे आप आज पढ़ो या 10 दिन बाद पढ़ो, तो इससे इस पे फर्क नहीं पड़ता। बट यही है कि जो अपडेटेड करंट अफेयर्स है वो आप ऐड ऑन करते जाओगे। तो ये तो आईआर का हो गया। फिर इसके अलावा बीपीएससी और भी टारगेट ये करता है कि जो भी स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो जाते हैं, वो कभी कभी पूछ देता है। एंड उसके अलावा 68 और 69 में हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे कि पिछली बार पूछा था बेसिक स्ट्रक्चर 68 में, इस बार उन्होंने पूछा है कि यूसीसी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये भी आप पॉलिटी के लिए तो पढ़ोगे ही, बट ऐसा मत सोचना कि बीपीएससी करंट अफेयर्स सेक्शन में नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है, करंट अफेयर्स का ही तो पार्ट है। तो पॉलिटी इतना कॉम्प्रहेंसिव पढ़ो कि आप करंट अफेयर्स के लिए भी रेडी रहो। ये मत सोचना कि हाँ आज मैं GS1 का देने जा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सिर्फ करंट अफेयर्स पॉलिटी के पार्ट को भूल के जा रहा हूँ। पॉलिटी भी माइंड में रखना है, और कुछ भी वो पूछ सकता है तो आपको इंटरलिंकिंग करके उसको लिखना है। देन थर्ड आ जाता है डीआई। डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है GS1 पेपर के लिए। आप अगर आपका डीआई 72 मार्क्स का होता है, अगर आप इसमें 72 मार्क्स ले आते हो तो आपका इजीली जो स्कोर है 190 प्लस चला जाता है। एंड आपका ये स्कोर बहुत एज ए कॉम्प्रहेंसिव देखा जाए मेंस का स्कोर तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है GS1 में। सो डीआई के लिए मेरा अप्रोच यही रहेगा कि आप, मेरा अप्रोच जो था मैं वो बताती हूँ। मेरा अप्रोच था कि मैं सिर्फ PYQ सॉल्व करूंगी। मैंने लास्ट 6-7 साल के जो भी PYQs थे उसको मैंने सॉल्व किया था। उससे आपको हर तरीके का क्वेश्चन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, इवन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन जो होता है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, जो भी है, जितना भी टाइप्स का वो पूछते हैं, जो टारगेट करते हैं, वो आपका सॉल्व हो जाता है और आप अच्छे से उसको कर पाते हो। और इसके लिए अगर आपको कोई बुक चाहिए होगा तो एडुटेरिया का डीआई का बुक आता है। बेसिकली उन्होंने क्या किया कि बीपीएससी के जो भी PYQs हैं उसके सॉल्यूशन उन्होंने दे दिए हैं। तो अगर आपको डीआई के सॉल्यूशन बनाने में दिक्कत आती है और आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो। एंड अगर हम हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के सोर्सेज का बात करें मेंस के लिए, तो हिस्ट्री का एज ए सच कोई सोर्स नहीं है। स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है, उसमें आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है तो आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिख सकते हो। उसके अलावा बिल्कुल आप सर्च मारो, जैसे आपको क्विट इंडिया मूवमेंट पे नोट्स बनाना है, आप क्विट इंडिया मूवमेंट सर्च मारो, और सर्च मारने का यही तरीका है कि गूगल पे जाओ, क्विट इंडिया मूवमेंट डालो, आगे डालो आप यूपीएससी। तो जो भी रिलेवेंट टॉपिक है, जो एक सिविल सर्विसेज के एक्सपेक्ट से आपको पढ़ना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, वो सारे आपके लिस्ट डाउन हो जाते हैं वेबसाइट। बस वो वेबसाइट खोलो और उससे आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर लो। देन ये GS1 का कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं GS2 में। तो GS2 में भी 3 सेक्शन है। फर्स्ट है आपका पॉलिटी, सेकंड है इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी, और थर्ड है साइंस टेक। पॉलिटी की जो भी टॉपिक है वो भी मैंने PYQ से ही सारे सेग्रीगेट किए हैं। जो भी PYQ के टॉपिक है मैंने वो यूज किए हैं और उसी पे सारे नोट्स बनाए हैं। और जो भी करंट अफेयर्स में जो टॉपिक आता था उसको मैंने सेग्रीगेट किया है कि ये करंट अफेयर में अभी ये चर्चा में है तो इस पे भी नोट्स बना लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ED और CBI ये सब काफी चर्चा में है करंट अफेयर्स में, बट एज ए हम कन्वेंशनल तरीके से देखें तो हम ये सब टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हम ये पढ़ते भी हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बस इतना पढ़ के इसे छोड़ देते हैं। बट अभी ये न्यूज में काफी है तो इस पे बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। तो अब ये इस पे आप एक अलग से नोट्स बना लो कि इसमें क्या चैलेंजेस है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली इस किस एक्ट के अंतर्गत काम करते हैं, और अगर ये चैलेंजेस है तो इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कैसे जो इस पे गवर्नमेंट का बायसनेस है उसे कम किया जा सकता है, और एक वे फॉरवर्ड। तो इस तरीके से आप सेग्रीगेट कर सकते हो। जो भी आपको हॉट टॉपिक दिखे करंट अफेयर में उसको आप पॉलिटी में घुसाओ, बाकी जो भी टॉपिक है आप स्टक रहो बीपीएससी के PYQ से। सेकंड आ जाता है आपका इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी। बहुत अच्छा ये सेक्शन है। अगर आप इस सेक्शन के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका जो इंटरलिंकिंग कैपेसिटी है बहुत अच्छा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो भी टॉपिक्स है वो बहुत ही जनरलाइज्ड हैं और इसमें कोई स्पेसिफिक स्टडी की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो टॉपिक्स है लाइक पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, इवन द इकोनॉमिक प्लानिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एज ए सिविल एस्पिरेंट आपको ऐसे भी इसका आइडिया होना चाहिए। तो अगर इसकी भी आपको कहाँ से टॉपिक्स मिलेगी, आपको PPSC के PYQ से ही मिलेगी। आप वो टॉपिक निकालो, उस टॉपिक पे देखो
कि कौन कौन से एक्सपेक्ट्स पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक टॉपिक इंडस्ट्री, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप देखोगे पीवाईक्यू से कि क्या क्या पूछा गया इंडस्ट्री पे। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल रीजन है, इंडस्ट्रीज इन बिहार, उसका कंपैरिजन कि इंडस्ट्री इंडिया में, इंडस्ट्री बिहार में, क्या कंपैरिजन है दोनों के बीच में, बिहार में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्यों है, सरकार भी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम चला रही है, कौन सी प्रोग्राम चला रही है। उसके अलावा अगर इंडस्ट्रीज है तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है बिहार में, अगर इंडस्ट्रीज नहीं है तो कौन कौन एरिया में अपॉर्चुनिटी है कि बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। तो ये सारे टॉपिक्स आप सेग्रीगेट कर लिए और फिर इस पे आपने नोट्स बना लिया। फिर आप जब नोट्स बनाओगे तो आपको एक दो टॉपिक और कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएंगे, किसी कोई स्कीम का ही नाम आ गया लाइक मेक इन इंडिया का, या आगे आत्मनिर्भर भारत। जब आप इंडस्ट्री पे बनाओगे नोट्स तो आपको ये सब स्कीम का जिक्र करना पड़ेगा, तो फिर आप देखोगे कि ये सब स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब स्कीम भी अलग से पूछ दिया जा सकता है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल पूछ दिया जा सकता है। तो फिर अलग से मेक इन इंडिया पे भी बना लो एक पेज का शॉर्ट नोट्स, आत्मनिर्भर भारत पे भी बना लो एक पेज का शॉर्ट नोट्स। तो काफी कॉम्प्रहेंसिव आपका नोट्स हो जाता है और आपको क्या करना है, बस उसको रिविजन करना है, आंसर राइटिंग करना है। फिर उसके बाद आता है जो थर्ड सेक्शन है साइंस और टेक का। साइंस और टेक का तो कम्प्लीटली करंट बेस्ड ही होता है, बट कुछ कुछ एरिया है जो बीपीएससी के काफी फेवरेट एरियाज है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी काफी उनका फेवरेट एरिया है। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर में क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, वो भी बहुत फेवरेट एरिया है टॉपिक का बीपीएससी का। सो ये सारे टॉपिक आप कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपको टॉपिक रेलेवेंट लगता है वो आपको मिलेगा करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर से स्टिक रहो। और अगर आपको सेग्रीगेट करने पे दिक्कत हो रहा है कि कौन सा टॉपिक हम साइंस टेक का करें फॉर द बीपीएससी, तो उसके लिए आप बस विजन, कोई मंथली मैगजीन, मैं विजन फॉलो करती थी, तो उसमें साइंस टेक का अलग से एक पोर्शन ही दिया रहता है, तो उसमें आप देख लो कि कौन से टॉपिक ऐसे रेलिवेंट हैं जो मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो उसका शॉर्ट नोट्स, इवन जो बड़े बड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके हिसाब से आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर लो। तो ये था जीएस2 का। अब हम मूव करते हैं एस्से पे। एस्से के बेसिकली हम देखें तो 68 से ये एड ऑन हुआ है फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन। इससे पहले ऑप्शनल था, तो ये काफी अच्छा कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शनल में बायसनेस आ जाती है मार्किंग में, तो वो हट गई है एस्से के आने से। तो एस्से में भी देखोगे आपकी दो टाइप के एस्से होते हैं, एक तो स्टैटिक टॉपिक्स पे एस्से आ गए, एक होता है फिलोसफिकल एस्से जिसमें इडियम्स हो गया, जो फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज होती है उस पे एक एस्से आपको लिखना होता है। तो एस्से के लिए मेरा ये अप्रोच था कि मैं पहले सोर्स बता देती हूँ कि एक सोर्स है, बुक है सर की, ऑल इंडिया रैंक 1 है, अनुदीप दुरी सेठी सर। उन्होंने एक बुक लिखी है फंडामेंटल ऑफ एस्से, तो उन्होंने उसमें बताया कि हम एस्से को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसा होना चाहिए और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने एक्सपीरियंस को जॉट डाउन किया है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बताए हैं और बहुत अच्छे से बताया कि एक एस्से को कैसे कॉम्प्रहेंसिव और होलिस्टिक बनाना चाहिए, इंगेजिंग बनाना चाहिए, ताकि जो रीडर पढ़े, जो आपका एग्जामिनर पढ़े, वो आपके एस्से से एकदम हिंज हो जाए और वो मतलब आपके एस्से को पढ़े तो बहुत अच्छा फील करे और उसे लगे कि मुझे और पढ़ना है। नहीं तो एस्से काफी 9-10 पन्ने का होता है, तो कोई भी पढ़ेगा तो उसे बोरिंग लगेगा, तो आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। देन मैं स्टैटिक्स के पहले बात कर लेती हूँ कि स्टैटिक्स टॉपिक्स पे आपके जो एस्से आते हैं। तो 68 का आपने अगर क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें स्टैटिक केसेस कम थे, फिलोसफिकल ज्यादा थे, बट 69th में स्टैटिक्स वाले आ गए, फिलोसफिकल बस वही जो लास्ट सेक्शन है जो बिहार की ईडियम्स है वही थे फिलोसफिकल। सो स्टैटिक के लिए जैसे जो टॉपिक्स जैसे मैं बताना चाह रही हूँ, जैसे एजुकेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ये सब स्टैटिक केस है। तो आपको ये तो करना ही है, हर जो भी आपको टॉपिक रेलेवेंट लगते हैं तो उस टॉपिक पे आपको नोट्स बनाना है। एंड नोट्स के भी पहलू ये होंगे कि आपको एक इंट्रोडक्शन उसमें लिख लेना है कि आप इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कैसे करोगे, इससे किसी स्टोरी से स्टार्ट करोगे या किसी का कोटेशन डाल के स्टार्ट करोगे या कोई करंट में आपने इवेंट कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा पेपर में, उस इवेंट को कोट करके स्टार्ट करोगे। तो ये सारे डिफरेंट पहलू हैं जिससे आप एक ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप बॉडी पे आते हैं, तो बॉडी में भी आपको मल्टीपल डायमेंशंस कवर करने होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एक्रोनिम्स हैं, फॉर एग्जांपल पेस्टल एक्रोनिम्स हैं जिसमें आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे डायमेंशंस हैं जो आपको इस डायमेंशन पे अपने एस्से को
कंप्लीट करना, जो बॉडी पार्ट होता है। फिर उसके बाद जो कंक्लूजन है, फिर कंक्लूजन में भी आप डिसाइड करोगे कि आप एंडिंग कैसे करोगे, कोटेशन के साथ एंडिंग करोगे या जो इंट्रोडक्शन का जो जिस स्टोरी से आपने स्टार्ट किया है उसको एंडिंग करके उसका कंक्लूजन करोगे। तो ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप एसे को इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। इसके अलावा एसे में वैल्यू एडिशन पॉइंट ये होगा कि आप कोटेशन ज्यादा से ज्यादा डालो। लाइक आपने बनाया एजुकेशन पे, आप अपना नोट्स बना रहे हो जो ड्राफ्टिंग होती है, तो उसमें आप कोटेशन डालो, महात्मा गांधी जी ने एजुकेशन के बारे में क्या बोला है। और भी बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन दिए हैं, वो एक जगह आप नोट डाउन कर लो और उसको रिवीजन करो जब भी आप उस टॉपिक पे जाते हो तो। एंड उसी तरह फिलोसफिकल ऐसे होगा। फिलोसफिकल ऐसे में हमें बस क्या करना होता है, जो फिलोसफी या आइडियोलॉजी या इडियम्स दिया जाता है उसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। हम उससे बस ये मीनिंग पता कर ले कि हाँ ये कहना क्या जा रहा है, और उसी पे आप डिफरेंट एग्जांपल्स देके उसको वेरीफाई कीजिए कि हाँ ये जो बोल रहा है वो सही है। तो उसको आप वेरीफाई कीजिए, उसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों लिखिए ऐसे में, ज्यादा से ज्यादा कोटेशंस लिखिए, ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड एग्जाम्पल लिखिए, इंडिया के एग्जाम्पल लिखिए, और उसको ऐसे ही इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सेम रहेगा, चाहे आप स्टोरी से स्टार्ट करें, कोटेशन से स्टार्ट करें, तो ये दोनों सेम रहते हैं। तो इस तरह से आप फिलोसफिकल एसे को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मेन आता है कि हम इसमें आंसर राइटिंग कैसे करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर राइटिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से पढ़ के जाओ और वहां पे आप द फर्स्ट अटेम्प्ट आप अच्छा लिख दो, ये नहीं होने वाला है। आपको घर पे बैठ के लिखना होगा और बहुत टाइम लिमिट के साथ लिखना होगा, और हमेशा आंसर राइटिंग के बाद आपको एनालिसिस करना होगा कि आपने जो नोट्स बनाया था उस नोट्स का आप 80% 90% रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो और आपका आंसर्स बहुत अच्छा लिखाएगा। फॉर एग्जांपल कि आपने एक टॉपिक पे नोट्स बनाया और आपने उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखा। अब आपने क्वेश्चन लिखा और आप उसमें अपने आंसर राइटिंग की है, फिर आपने एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना है, अपना नोट्स खोलना है। आपने देखना है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहला तो आपको चेक करना है कि आपने डिमांड एड्रेस किया। सेकंड आपको चेक करना है कि जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो वैलिड तो हैं। तो ये आप कैसे चेक करोगे, आप जो अपने नोट्स हैं उससे ही देख लो कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो सही हैं। उसके अलावा जो आप डेटा पॉइंट्स डालेंगे वो भी वेरीफाई कीजिए कि आपने जो डेटा पॉइंट्स डाला है वो अपने नोट से ही वेरीफाई कीजिए, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं आप जब नोट्स बनाते हैं ना, तो आपकी ऐसे आंसर राइटिंग ही प्रैक्टिस होती है, तो आपको इजी वे में आप फिर आंसर कर पाते हो एक्चुअल एग्जाम में। तो इस तरीके से आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एनालिसिस करें, मैं नोट से भी मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो अभी तो काफी टॉपर्स के कॉपी अवेलेबल है। आप यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी देखिए, या जो बीपीएससी में भी अच्छे सेलेक्ट हुए हैं उनकी कॉपी देखिए। मैंने भी अपनी कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की है, आप अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, और उनसे रेफर कीजिए कि हाँ मतलब मेरी अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो मैं कैसे वैलिडेट करूं कि ये बीपीएससी लेवल की कॉपी है या यूपीएससी लेवल की कॉपी है। तो उनकी कॉपी से आप वेरीफाई कीजिए कि उन्होंने क्या ऐसा डाला है कि वो सेलेक्ट हो गए हैं। तो वो सब कॉपी देखिए, उनकी जो रियल कॉपीज है जो बीपीएससी भी डाल देती है, अनवॉलेटेड कॉपी। मैंने देखा काफी टॉपर्स ने अपनी कॉपी शेयर की टेलीग्राम पे, तो उनका रेफर लीजिए और इससे आप आंसर राइटिंग अपनी वैलिडेट कर पाएंगे। एंड सेकंड, आंसर राइटिंग को इंगेजिंग बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट्स, डायग्राम्स जहां पे इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया, वर्ल्ड का मैप हो गया, एंड इवन दी फ्लो चार्ट्स बना दीजिए, ताकि जब हम एक पेज पढ़ते हैं जो पूरा लिखा होता है वो कभी कभी बोरिंग हो जाता है, बट उसी में आप एक डायग्राम बना देते हो तो काफी इंगेजिंग लगता है और काफी एक अट्रैक्टिव लगता है एक आंसर शीट। तो ये सब आप चीजें डाल सकते हैं और ये प्रैक्टिस के साथ आता है, और प्रैक्टिस आप करोगे अपने आंसर राइटिंग के टाइम। सो अब हम आते हैं कि जो जर्नी होती है वो लंबी होती है, तो इसमें कंसिस्टेंसी का कितना महत्व होता है।
तो कंसिस्टेंसी एज वेल एज द इन्वॉल्वमेंट। तो इन्वॉल्वमेंट तो बहुत महत्व होता है, काफी प्रेशर होता है, खुद पे भी होता है और लोगों से भी होता है कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है सिलेक्शन की। तो ये सब तो हर की लाइफ में होता है, बस फैक्टर्स वैरी करते हैं। तो इसके लिए यही है कि आप जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत की रोल मेंटेन करती है। आपको डेली पढ़ना है, आपको डेली बुक लेके बैठना है। कभी आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का, बट आपको ये सोचना है कि मैं आज 1-2 घंटा 3 घंटा जो भी है मैं दूंगा या दूंगी, वरना ऐसा हो जाता है कि नहीं तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो आपको मतलब अपने लेजीनेस को हटाकर आपको बैठना है और 1-2 घंटा आपको डेली करना है। इसके अलावा जो एक गाइडेड जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत अहम रोल लगता है सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन लेने का। तो हर दिन का आप टारगेट बनाइए, हर दिन आप एक टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें लिखिए कि आज आप कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। जैसे अगर मैं अपना शेयर करती हूँ तो मेरा टू डू लिस्ट ये था कि मैं डेली लिखती थी कि मुझे 1-2 या 3 सब्जेक्ट डेली कवर करने हैं। मुझे 2 घंटा अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो 2 घंटा पॉलिटी पढ़ना है, तो 2 घंटा मुझे साइंस टेक देना है, फिर मुझे एक DI डेली सॉल्व करना है। इस तरीके से आप अपना टू डू लिस्ट बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई मेंटोरशिप अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो उससे हताश नहीं होना। आप यूपीएससी के एंड बीपीएससी टॉपर्स की कॉपी रेफर कीजिए। उसके अलावा जो गाइडेड बहुत सारे टॉपर्स ने अपनी गाइडेंस शेयर की है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। बट एक चीज है कि आपको अपने प्लान से स्टिक रहना है, आपको अपना बुक सोर्स से स्टिक रहना है, उसको चेंज नहीं करना है और अपनी प्लान को पूरी ईमानदारी और स्टिक रहिए। अपने बुक सोर्स कभी मत चेंज कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही चेंज करेंगे आपका माइंड में मेसअप हो जाएगा और फिर आप एक ही टॉपिक के लिए 10 सोर्सेस पढ़ेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें वहां 2 से 3 पेज ही लिखने हैं। तो हमेशा एक सोर्स को फॉलो कीजिए, अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखिए, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लास्टली आता है इंटरव्यू, जो भी एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बीपीएससी क्वालिफिकेशन करने का। इसमें क्या है कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यू होती है तो उसमें बेसिकली वो ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन आपने जिस फील्ड से भी किया है तो इंटरव्यू के टाइम आप थोड़ा सा उसे फिर से रिवाइज कर लीजिए। और ग्रेजुएशन तो आपने मेंस के क्वालिफाइंग पेपर के लिए पढ़ा ही होगा, उसे भी आप फिर से रिवीजन कर लीजिए। इसके अलावा करंट के इवेंट्स होते हैं जो वो ज्यादा पूछते हैं, तो वो आपको देखते रहना है, क्योंकि करंट एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट रखता ही है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। जो अभी 78 बीपीएससी कैंडिडेट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं 78 बीपीएससी के लिए, उनके लिए मेरा यही सजेशन होगा कि मेंस पे फोकस करिए। अभी आपके पास अगर देखें तो 8-9 महीना आराम से है, तो मेंस पे फोकस करिए। पहले के 1-2 महीना आप मेंस पे दीजिए, मेंस के नोट्स कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद आप प्रीलिम्स में मूव करिएगा। तो मेंस के आपके अगर नोट्स कंप्लीट होंगे तो अगर आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है तो सिर्फ आपको रिवीजन और आंसर राइटिंग करना होगा, तो इससे आपका काफी इजी हो जाएगा। थैंक यू डेली नॉलेज ट्रैक को, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया था जहां मैं अपनी स्ट्रैटेजी और जर्नी शेयर कर सकती हूँ, एंड थैंक यू सो मच।